जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी विषय के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाकलाप। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाले मुख्यतः दो टॉपिक आखेट और संग्रहण के बारे में पढ़ा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कृषि कहते किसे हैं। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती है। अब इससे कृषि से संबंधित जो मुख्यतः कुछ फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। कृषि का जो कार्य था वो आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था, यानी आज से 12,000 वर्ष पहले मनुष्यों ने खेती करना शुरू किया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 10.07 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आबादी का प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि है। यह संख्या देश के कुल परिवारों का 48% है। विकसित देशों को छोड़कर विश्व के प्राय 70% जनसंख्या की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यानी जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी के जितने भी देश हैं वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कृषि कार्य पर आधारित है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं से कृषि का जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो कृषि का कार्य है वो प्रभावित होता है। तो सबसे पहले आता है जलवायु, वर्षा, मृदा, उचावच और सामाजिक आर्थिक संस्थाएं प्रमुख कारक हैं जो कृषि कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जलवायु किस प्रकार से कृषि कार्य को प्रभावित करती है। किसी भी बीज के अंकुरित होने से लेकर पेड़ या पौधे पर फल लगने तक एक निश्चित तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो किसी भी पेड़ पौधों को उगने के लिए एक निश्चित तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए विभिन्न मौसम में स्वतः फूल लगते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न जलवायु मिलता है। आपको भी पता है कि विश्व के कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये जो तापमान में जो विभिन्नता है, इन विभिन्नताओं के कारण भी जो होता है वो कृषि कार्य प्रभावित होता है। प्रभावित कहने का मतलब हो गया से गर्म प्रदेशों में उसके अनुसार फसल उगाए जाते हैं और ठंड प्रदेशों में उस मौसम के अनुसार फसल उगाए जाते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें विश्वतीय प्रदेश का तापमान बहुत अधिक होता है तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ से ढका रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहाँ विश्वतीय प्रदेश में तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है, वहीं जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर वर्ष भर जो ज़मीन होता है वो बर्फ़ से ढका रहता है। जलवायु में विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रदेशों में फसल में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जलवायु पर कहीं ना कहीं कृषि निर्भर करती है। जैसा जलवायु होता है उसके अनुसार वहाँ पर कृषि की जाती है। अब बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है वर्षा। अब देखते हैं से वर्षा किस प्रकार से कृषि कार्य को प्रभावित करती है। पौधे को जल मिट्टी की नमी से प्राप्त होती है, यानी जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको जो नमी चाहिए होता है वो उनको मिट्टी से मिलता है। परंतु जहाँ धान जैसे कुछ फसलों को बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है वहीं मटर की फसल पानी में गल जाती है। यहाँ इस लाइन से आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वर्षा का जो जल है वो किसी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी फसल के लिए नुकसानदायक होता है। जैसे कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा अगर कहीं बारिश होती है तो वैसे प्रदेशों में धान की खेती तो हो जाएगी लेकिन मटर की खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि मटर की खेती के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार गेहूं के लिए भी कम जल की आवश्यकता पड़ती है। वहीं कुछ फसल बहुत कम जल में भी उपज सकते हैं। अतः वर्षा की मात्रा और अवधि के अनुसार फसल उत्पादन सफल होता है। वर्षा की मात्रा मतलब कम या ज़्यादा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ उस वर्षा के अनुरूप खेती की जाती है, और जहाँ पर कम वर्षा होता है, सामान्य वर्षा होता है, वहाँ पर उस वर्षा को ध्यान में रखकर खेती की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वर्षा भी किसी न किसी तरह से कृषि कार्य को प्रभावित करती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है मृदा, जिसको मिट्टी कहते हैं। जमीन की ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं उसे मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा में उपस्थित सैल और जैविक पदार्थों से उत्पन्न रसायन और खनिज तत्व
फसल के पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा गंधक। इनके अतिरिक्त लोहा, जस्ता, आयोडीन इत्यादि भी विभिन्न पौधों के लिए आवश्यक है। विभिन्न मृदाओं में इन पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की खेती देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि मृदा भी किसी न किसी तरह से कृषि कार्य को प्रभावित करती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है उचावच। उचावच का मतलब होता है जमीन की बनावट। जमीन की बनावट भी कृषि कार्य को प्रभावित करती है। जैसे कि अगर हम बात करें पर्वतीय और पठारी भागों में जो मिट्टी का जो ढाल होता है वो बहुत अधिक होता है, और जब मिट्टी का ढाल बहुत ज़्यादा अधिक होगा तो उस मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। वहीं दूसरी तरह अगर हम बात करें तो समतल भूमि में जो जल का जो बहाव होता है बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो ज़्यादा ढाल वाली जो ज़मीन होती है वहाँ पर कृषि कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ढाल अगर कम हो तो वहाँ पर सीढ़ी नुमा जमीन को बनाकर वहाँ पर खेती की जा सकती है। जैसे कि आप आसाम में देखते हैं कि वहाँ पर ढाल कम होने के कारण वहाँ सीढ़ी नुमा जमीन बनाकर चाय की खेती की जाती है। अधिक जो ढाल होता है वहाँ पर एक समस्या क्या आती है कि अधिक ढाल में मृदा का अपर्दन होता है। अपर्दन कहने का मतलब होता है जैसे मिट्टी का क्षय होता है, यानी ऊपरी जो परत होती है वो पानी के साथ बह कर निकल जाती है। अब इससे क्या होता है कि जो ऊपरी परत जो होती है जिसमें उर्वरक क्षमता पाई जाती है वो तो मिट्टी के साथ बह जाती है। तो मिट्टी के साथ बह जाने के कारण क्या होता है, वहाँ पर पैदावार कम होने लगती है। तो आप यहाँ एक चीज़ समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं उचावच यानी जमीन की जो बनावट जो होती है वो भी कृषि कार्य को प्रभावित करती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक आर्थिक संस्थाएं। अब देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक संस्थाएं किस प्रकार से कृषि कार्य को प्रभावित करती है। सामाजिक और आर्थिक दशाएं भी उत्पादन को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है उत्पादन, यानी जो पैदावार होती है उसको प्रभावित करती हैं। ये कारण सामाजिक और आर्थिक कारक बहुत हद तक परिवर्तनशील होते हैं, यानी ये बदलते रहता है, ये कभी बढ़ भी सकता है कभी घट भी सकता है। पहला जो पॉइंट है वो है उपभोक्ता की मांग, यानी कहने का यहाँ मतलब यह है कि अगर उपभोक्ता की मांग बहुत ज़्यादा है यानी फसल की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर पैदावार भी बढ़ाना पड़ता है। तो एक हो गया उपभोक्ता की मांग के अनुसार पैदावार को बढ़ाया जाता है। दूसरा परिवहन की सुविधा, यदि कहीं पर अगर परिवहन की सुविधा है तो व्यापार की दृष्टि से लोग वहाँ पर अनाज को ज़्यादा उपज करते हैं, और उपज करने के बाद जो अतिरिक्त जो अनाज होता है उसको दूर के बाज़ारों में ले जाकर उसको बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो परिवहन भी कहीं ना कहीं से कृषि कार्य को प्रभावित कर रहा है। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट दिखा रहा है वो है व्यापार और बाजार की सुविधा। अगर आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि होती है, अगर उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापार और बाजार की सुविधा उपलब्ध है, यानी अनाज को बेचने की सुविधा उपलब्ध है, तो वैसे क्षेत्रों में जो कृषि कार्य होता है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से होता है और वहाँ पर पैदावार उसी हिसाब से किया जाता है। मार्केट की डिमांड के अनुसार वहाँ पर पैदावार की जाती है। तो इस प्रकार से कृषि भी प्रभावित होती है। पूंजी की उपलब्धता, यदि किसी भी कृषक के पास अगर पूंजी उपलब्ध है तो वो अधिक पैमाने पर कृषि कार्य करती है, लेकिन अगर उसके पास अगर पूंजी की कमी होगी तो बृहद पैमाने पर वो कृषि कार्य नहीं करेगा। तो पूंजी भी कहीं ना कहीं से कृषि कार्य को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ये सभी कारक कहीं ना कहीं कृषि कार्य को प्रभावित करते हैं। चलिए जानते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आदिकालीन कृषि क्या है। उष्ण कटिबंधों में निवास करने वाले जनजातियों का जीविकोपार्जन हेतु एकमात्र क्रियाकलाप कृषि है। अर्थात उष्ण कटिबंधों में जो जनजातियां निवास करती है उनका जीवन यापन हेतु एकमात्र जो साधन है वो है कृषि। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका अथवा दक्षिणी पूर्व एशिया के इन क्षेत्रों में होने वाली इस खेती को स्थानांतरित कृषि अर्थात शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। उष्ण कटिबंधों में निवास करने वाली जनजातियां उतना ही अनाज उपजाती है जितना कि वो उपभोग के बाद आवश्यकता अनुसार अनाज की अदला बदली कर सके। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आदिकालीन कृषि कहते किसे। अब देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला जो है वो है गहन कृषि। गहन कृषि को सघन कृषि भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। तो गहन कृषि उत्पादन का वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती है। तो एकदम सिंपल सा इसके अंदर आपको बताया गया है, इसे गहन कृषि कहते किसे हैं। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो कृषि है वो है बागानी कृषि। बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगा दिए जाते हैं
और कुछ समय पश्चात से कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। यह मुख्यतः व्यापारिक कृषि है जो उष्णकटिबंध के विशिष्ट प्रदेशों में की जाती है। तो बागानी कृषि में होता क्या है, एक बार पेड़ को लगा दिया जाता है और कई वर्षों तक उससे लाभ लिया जाता है। और ये जो कृषि है वो एक व्यापारिक कृषि है जो उष्णकटिबंधीय के विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है। अब देखते हैं अगला कृषि क्या है। अगला जो कृषि है वो है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक से समझ में ही आपको आ रहा होगा कि ये जो कृषि है ये व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। तो इसको जान लेते हैं। व्यापारिक कृषि एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि व्यापारिक कृषि कहते किसे हैं। अब अगला देख लेते हैं। अगला है चलवासी पशुचारण। आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा सर, चलवासी पशुचारण को कृषि में क्यों गिना जाता है, जबकि चलवासी पशुचारण कृषि का ही एक हिस्सा है। तो आइए इसको पहले जान लेते हैं चलवासी पशुचारण है क्या। चलवासी पशुचारण में विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखा जाता है। चलवासी पशुपालन में चारा प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। इसमें पशुओं के प्रजनन तथा नस्ल सुधार के प्रयास नहीं किए जाते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि चलवासी पशुचारण में होता क्या है कि जो पशुपालक होते हैं वो जहाँ जिस भी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से चारा उपलब्ध होता है वहाँ पर वो पशुओं को लेके चले जाते हैं और वहाँ पर वो पशुओं को रखते हैं। जब वहाँ पर कुछ समय के पास जब वहाँ का चारा खत्म होने लगता है तो फिर वो नए स्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से जो घूम घूम के वो पशुओं का पालन करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है चलवासी पशुचारण। और इसमें क्या होता है, इसमें पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार का प्रयास नहीं किया जाता है। चलवासी पशुचारण में पशुओं के स्वास्थ्य की जांच तथा उपचार की व्यवस्था नहीं होती। यानी ये घूम घूम के पशुओं को चराते रहते हैं, उसका पालन करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इनका कोई अस्थायी सेंटर नहीं होता, अस्थायी जगह नहीं होता है, इसलिए ना तो इसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा पाता है और ना ही इसके उपचार पे। तो इस तरह के पशुचारण को चलवासी पशुचारण कहते हैं। अगला जो कृषि है वो है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर से सटे हुए अंचल में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की सर्वप्रमुख विशेषता जाड़े में वर्षा होती है। यानी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो जलवायु पाई जाती है उसमें होता क्या है कि जाड़े के समय में वर्षा होती है और ऐसे क्षेत्रों में फलों की कृषि बहुत अधिक पैमाने पर होती है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। 7वां है मिश्रित कृषि। मिश्रित खेती वह महत्वपूर्ण खेती होती है जिसमें मुख्य रूप से फसल उत्पादन व पशुपालन एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। खेती की इस प्रणाली में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का भी काम किया जा सकता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है, या मिश्रित शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर एक साथ कई खेतियाँ की जा रही है। यानी यहाँ एक तरफ खेती भी की जा रही है और दूसरी तरफ पशुपालन भी किया जा रहा है। तो इन दोनों काम को एक साथ किया जा रहा है, इसलिए इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। ऐसा करने से दोनों से बराबर लाभ प्राप्त किया जाता है। इस तरह से की जाने वाली खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। अगला है सहकारी कृषि। खेती की वह प्रणाली सहकारी खेती या सहकारी कृषि कहलाती है जिसके अंतर्गत किसान परस्पर संगठित होकर लाभ प्राप्ति के सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसलिए इसे सामूहिक खेती या सामूहिक कृषि भी कहते हैं। तो सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि दोनों एक ही तरह की खेती होती है जिसके अंतर्गत कुछ किसान एक साथ संगठित होकर कृषि कार्य करते हैं। अब बात करते हैं अगले कृषि की। तो अगला कृषि है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। तो ये है रोपण कृषि। अब देख लेते हैं अगला है कृतन दहन कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कृतन दहन खेती भी कहते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति के जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाई जाती है। तो इस प्रक्रिया के तहत जो फसल उगाई जाती है उसको कृतन दहन कृषि कहते हैं। अगला देख लेते हैं।
अगला है बाजारी सब्जी कृषि। बाजारी सब्जी कृषि जिसमें सब्जियां, फल व पुष्प उगाए जाते हैं। उनकी मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं, जहां इन उत्पादकों की अच्छी कीमत मिल जाती है। कृषि के इस रूप में गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी भरपाई उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं। तो यहाँ आप समझ गए हो कि बाजारी सब्जी कृषि क्या होती है। अगला देख लेते हैं। अगला है कारखाना कृषि। वह कृषि क्षेत्र जहाँ कारखाना स्तर पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। यहाँ सुअरों का मांस के लिए, मुर्गियों को अंडों के लिए और मांस के लिए, गायों को दूध अथवा मांस के लिए पाला जाता है और उनसे प्राप्त पदार्थों को बाजार में बेचा जाता है। तो कारखाना कृषि किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है डेयरी कृषि, यानी इसको दूध कृषि भी कहते हैं, जिसको डेयरी फार्मिंग भी कहते हैं। तो डेयरी उद्योग या दूध उद्योग कृषि की एक श्रेणी है। यह पशुपालन से जुड़ा एक बहुत लोकप्रिय उद्यम है, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। इसके वास्ते गाय, भैंसों, बकरियों या कुछ एक अन्य प्रकार के पशुधन के विकास का भी काम किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि डेयरी कृषि क्या है। चलिए अब देखते हैं कि इन टॉपिकों से संबंधित कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो इसका सही जवाब है गेहूं। दूसरा सवाल है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया है। तो इसका सही जवाब है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है। इसका सही जवाब है पुष्पोत्पादन। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब है रोपण कृषि का। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो इसका सही जवाब है अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। अगला सवाल, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खरे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो इसका सही जवाब है भूमध्य सागरीय कृषि। अगला प्रश्न है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कृतन दहन कृषि का प्रकार है। तो इसका सही जवाब है आदिकालीन निर्वाहक कृषि। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो डेयरी कृषि जो है वो एकल कृषि नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कृतन दहन कृषि भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है आदिम निर्वाह कृषि को कृतन दहन कृषि भी कहते हैं। 10वां नंबर सवाल है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। तो इसका सही जवाब है मैक्सिको तथा फिलीपींस में। 11वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। तो इसका सही जवाब है कॉफ़ी। अगला सवाल देख लेते हैं। 12वां नंबर सवाल है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है फेजेंडा। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो कोको रोपण फसल नहीं है। 14वां नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो इसका सही जवाब है चावल। चावल रोपण फसल नहीं है। 15वां नंबर सवाल है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो इसका सही जवाब है गन्ना। अगला सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल है, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचारण पर निर्भर है। तो इसका सही जवाब है 3 करोड़। 18वां नंबर सवाल देख लेते हैं, चावल या धान की खेती संबंधित है। तो चावल और धान की खेती गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। अगला सवाल देख लेते हैं, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश मलेशिया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो कृषि के लिए सबसे अधिक मैदानी भाग उपयुक्त होता है। 21वां नंबर सवाल है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो उसका सही जवाब है वर्षा। 22वां नंबर सवाल है, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो इसका सही जवाब है गेहूं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो ये आपको भी पता है, से पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है।
24वां नंबर सवाल है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 25वां और अंतिम सवाल है, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो इसका सही जवाब है रोपण कृषि। तो यहाँ तक आप लोगों ने कृषि से संबंधित विभिन्न टॉपिकों को जाना और साथ ही साथ उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखा। यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसके बाद जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।